हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडीज व्याख्या सहित पार्ट 6 एग्जाम में छपने वाले प्रश्न के साथ। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, पार्ट 5 हो चुके हैं, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज हमारा ये पार्ट 6 है, हम लोग व्याख्या सहित प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? ताओ धर्म, सुखवाद, वेदांत, मूर्ति पूजा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेदांत। ठीक है। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? वो है वेदांत। अब देखिए कौन कौन सी भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराएं हैं। व्याख्या देख लेते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। ठीक है, ये 6 दर्शन है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग की थी? 1930 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग की थी? अस्पृश्यता, दलित वर्गों हेतु आरक्षण, दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल, हिंदू मंदिरों में प्रवेश। तो भीमराव अंबेडकर ने जो की थी वो की थी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, इसकी मांग की थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 1903 व्याख्या देख लेते हैं। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछे कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। महात्मा गांधी ने हरिजन पुस्तक लिखी है, और भी पुस्तकें लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। ये बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको व्याख्या के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक दिया हुआ है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक किताब लिखी गई। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? गजल, सूफियाना कलाम, ध्रुपद, कव्वाली। कव्वाली नहीं, यहाँ पे होगा कव्वाली, यहाँ पे होगा कव्वाली। ठीक है, डी में कव्वाली। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ध्रुपद। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? वह है ध्रुपद। अगला क्वेश्चन नंबर, व्याख्या देखते हैं इसकी। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है। ध्रुपद के निर्माता स्वामी हरिदास। ठीक है। गजल और कव्वाली के जनक अमीर खुसरो। सूफियाना कलम एक सूफी समारोह है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस में पूछे गए हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चेराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो क्या है? चेराल कहाँ की है? मिजोरम की। चेराल मिजोरम राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य मुर्गा नृत्य है। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। हार्नबिल, नागालैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे? केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे? अंग्रेज व्यापारी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। केरल में व्यापारिक स्टेशन की शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी। अंग्रेज व्यापारियों ने सबसे पहले सूरत को अपना व्यापारिक अड्डा बनाया था। ठीक है। डचों ने मसूलीपट्टनम को अपना पहला व्यापारिक अड्डा बनाया। फ्रांसीसियों ने सूरत को पहला व्यापारिक केंद्र बनाया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने सूरत को।
चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था? सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। अकबर ने दिया था। अकबर ने सुलह कुल के विचार पर जोर दिया था। बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में के अवसर पर जिहाद का नारा दिया था। चंदेरी के युद्ध में, ठीक है, जो मेदिनी राय के साथ में इसने लड़ा था। मुगल बादशाहों में हुमायूं एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। जो मुगल बादशाह थे उसमें हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था और किसी ने विभाजन नहीं किया। अगला क्वेश्चन, राउलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? राउलेट एक्ट 1918, 1919, 1921, 1920। राउलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। हंटर कमीशन इसके लिए नियुक्त की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। राउलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। राउलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जितने दिन तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया। बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया। राउलेट एक्ट को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब, डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू की गिरफ्तारी के कारण, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड बैटिंग। तो क्या था? लॉर्ड बैटिंग ने। लॉर्ड बैटिंग ने 1829 में सती प्रथा समाप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपगत की से सिद्धांत, हड़प नीति, इसको कहते हैं हड़प नीति की सिद्धांत जो लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। ये बातें सारी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। केसर सांगा है तमिल महाकाव्य, कोंकणी महाकाव्य, बांग्ला महाकाव्य, तिब्बती महाकाव्य। केसर सांगा है एक तिब्बती महाकाव्य। आगे देखते हैं। केसर सांगा एक तिब्बती महाकाव्य है। तमिल महाकाव्य है शिल्पादिकरम। कोंकणी महाकाव्य कामोपवन है। बांग्ला महाकाव्य तिलोत्तमा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? कौन सा जो स्मारक है वो बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, ठीक है। नीला गुंबद बीबी का मकबरा बनाया था औरंगाबाद में, ठीक है। औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। नीला गुंबद दिल्ली में अब्दुल रहीम खाना ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन सबको पता होगा जहाँ तक है। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। चित्तौड़ का किला, ग्वालियर का किला, मेहरानगढ़, अंबर का किला। तो करेक्ट हो जाएगा अंबर का किला। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में अंबरगढ़ का किला जो है अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 29, 31, 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, ठीक है। 30, 31, 32 में तीनों समाप्त हो गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। किस लिए बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया अकबर ने, ठीक है।
अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाया। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का काल भी कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का काल कहा जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देश स्थायी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? 1 अप्रैल 1923, मार्च 1919, जनवरी 1922, अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को ये चलाया था असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने केसर हिंद जुलूद पदक और लोअर पदक वापस कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड नामक स्थान जो है गोरखपुर में है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भयानक घटना घट गई, जिसमें गांधी जी ने शीघ्र आंदोलन वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 33। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? कनाडा, रूस, जर्मनी, भारत। तो किया गया था कनाडा में। 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया था? कनाडा, हेमिल्टन के कनाडा में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 को से लागू हुआ। इस अधिनियम में सिफारिश करने किए गए सुधारों का शामिल किया गया था कर्जन, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, राष्ट्रीय योजना, मार्लेमेंटो। ठीक है, तो क्या है मार्लेमेंटो जो आया था वो 1909 आया था। मार्लेमेंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर चुनाव, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। ठीक है, तो 1919 में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। 1919 के एक्ट के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, वह पत्रिका जिसने महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ओरिएंटल पत्रिका, ये सारी पुस्तकें महात्मा गांधी की हैं। तो उसने किया था यंग इंडिया में। व्याख्या देख लेते हैं। चाहते थे गांधी जी ने हरिजन शब्द के प्रयोग हिंदू समाज के उन लोगों के लिए किया जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तरांचल, पंजाब। तो हरियाणा में आपका करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीता चोपड़ा, सरदार पटेल, राजीव गांधी, तिलक पुरस्कार। तो दिया जाता है सरदार पटेल पुरस्कार। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। गीता चोपड़ा पुरस्कार, गीता चोपड़ा राष्ट्रीय वीरता के लिए, तिलक पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 15, क्वेश्चन नंबर 215, किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है? किस कार्यक्रम को? सूरज कुंड मेला, तारनेतर मेला, पुष्कर मेला, कुंभ मेला। तो किस कार्यक्रम को? कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है। अमूर्त कितनी धरोहरें हैं? 14। सूरज कुंड मेला हरियाणा में आयोजित किया होता है, पुष्कर मेला राजस्थान में, तारनेतर मेला गुजरात में। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? कुलीन नागरिकों पर, गैर मुस्लिम नागरिकों पर, सभी मुस्लिम नागरिकों पर, सभी नागरिकों पर। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर जो लगाया गया था वो गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था।
ब्राह्मणों को इससे छूट मिलती थी, जबकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगर आपसे पूछे ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने के सामने आए। हड़प्पा के साथ में कौन सा है, हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदड़ो, वाराणसी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए थे। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 243, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? स्वतंत्र भारत में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? सबसे पहले CN राव, सरदार पटेल, CV रमन, जवाहरलाल नेहरू। तो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू, 3 लोगों को मिला था। जवाहरलाल नेहरू, C राजगोपालाचारी और आपके एक और थे, ठीक है वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, CV रमन, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्ण। CV रमन, डॉक्टर राधाकृष्ण, C राजगोपालाचारी, इनको 3 लोगों को मिला था भारत रत्न 1954 में। ठीक है। CV रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। कोई सत्याग्रह अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों के सहयोग को प्रभावित करके, अत्याचारियों को करुणा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों की नेतृत्व को प्रभावित करती है। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। अहिंसा, महात्मा गांधी से अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो अत्याचारों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए जो कोई सत्याग्रही जो है अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने किया। अगला क्वेश्चन, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा में हुआ था। पहले इससे खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। आगे देखते हैं। निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? नांदेड़, केसगढ़ साहिब, पावरा साहिब, ननकाना साहिब। तो ननकाना साहिब जो है नहीं है, धार्मिक स्थल भारत में नहीं है। ननकाना साहिब भारत में नहीं है, बल्कि धार्मिक स्थल पंजाब में है। कहाँ है? पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है। नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। नांदेड़ कहाँ है? नांदेड़ जो है महाराष्ट्र में स्थित है। केसगढ़ रूपनगर जिले में, पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। पावरा साहिब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये बातें सारी आपको ध्यान रखनी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? गरीबी, सत्य, दुर्बलता, क्षमता। करेक्ट हो जाएगा सत्य। सत्य का, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह की शक्ति में सत्यता पर जोर दिया गया है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जो भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था नील की खेती के लिए। ठीक है, नील की खेती के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कश्मीर, दिल्ली, केरल, पंजाब। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। किस लिए हुआ था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतवाल की गिरफ्तारी के लिए कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन का जो क्रम है वो इधर से उधर है। ठीक है, कोई नहीं, मैं सारा करवा रहा हूँ। डैश 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 को ब्रिटिश शासन में पहली भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया था। तो क्या था वो? बीघा। बीघा को ब्रिटिश शासन में पहली भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन। ठीक है, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था द्वंद्व, सांप्रदायिकता, विभिन्नता, एकता। तो क्या था? एकता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था।
ठीक है। इस कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में कुछ लोगों ने की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने पर आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा उनको। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज थी। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? रिपन, हेस्टिंग्स, क्लाइव, कार्निवाल। तो करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में हुई थी। लॉर्ड कार्निवाल्स ने 1893 में स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की। रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 245, प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। कीमतें अपरिवर्तित रहीं। कीमतें 3 गुनी हो गई थी। कीमतों में 10% की कम वृद्धि हुई थी। क्या होगा? जब युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा ही। कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। आगा खान महल महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। आगा खां महल महाराष्ट्र में स्थित है। इस महल को सुल्तान महमूद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में बनवाया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? 200, 500, 100, 50। 200 वर्ष तक शासन किया था। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज आपकी मैंने हिस्ट्री समाप्त हो गई। कल से आपकी नेक्स्ट ज्योग्राफी या और कोई सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करेंगे जीके से ही रिलेटेड। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवादी, सांप्रदायवादी, समाजवादी, नारीवादी। तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवादी। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन में रहते हैं। जो पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना चाहते हैं उन्हें नारीवादी कहलाते हैं। ठीक है, 250 प्रश्न, 248 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए व्याख्या के। ये हिस्ट्री से रिलेटेड थे और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि क्लास पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।